गुड इवनिंग एवरीवन। सो रेडी फॉर द क्वेश्चंस आज ट्राई करते हैं हम। चैप्टर छोटा था, आपको ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी हमने टाइप के जो बैरियर्स पढ़े हैं, उनके नेम्स आपको याद करने हैं, एसटीडीज के नेम याद करने हैं, कौन से ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं वो याद करना है। तो पूरा थियोरेटिकल है, यू हैव टू लर्न करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं वो लेके आ रही हूँ। आज हम वो डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पूछा जाता है ना। मैंने आपको बताया भी था कि ये पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नेम्स आपको पूछा जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हुआ है कितना नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। सो सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द मेथड इज डायरेक्टली इंजेक्टिंग। यहाँ पे देखो आपके जितने भी हमारे पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वेराइटीज़ है, जिससे हम जो इनफर्टिलिटी है उसको क्या करते हैं, तरीका है हमारे पास में, जितने भी मेथड्स हैं वो हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन देखो हमें सब मिले हैं, गिफ्ट, सिफ्ट, आईसीएसआई, ईटी। बट हमें क्या पूछा है कि वेयर डायरेक्टली इंजेक्टिंग योर स्पर्म इनटू ओवम। क्या पूछा है, देखो हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं ना। तो देखो इंजेक्टिंग कहाँ आता है, यहाँ आता है, सिंपल सा। तो देख के पता चल जाएगा क्या है, डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई ओवम बाहर नहीं निकाला उसको, हम कोई क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, या एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं। सो गिफ्ट क्या होता है, इट इज गैमेटिक, गैमेट इन फेलोपियन ट्यूब। जब हम इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्ट किया जाता है गैमेट को, तो वो होता है जिफ्ट। क्या होता है, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्यूब। एंड दिस इज आईसीएसआई। ये क्या हो गया हमारा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। किसका साइटोप्लाज्म होता है, स्पर्म के पास तो होता नहीं है, तो ओवम का साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी। जिसको ये पता होगा प्रोसेस, उसको ये सॉल्व कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज्ड आईएमआर। आईएमआर क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एंड एमएमआर क्या हो गया, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मदर मोर्टालिटी रेट। तो अब ये देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईएमआर जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इन्फेंट जो है, इन्फेंट की जो डेथ हो रही है, अगर मोर्टालिटी रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, और मदर मोर्टालिटी रेट जो है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, उसको डिक्रीज कर दिया जाए। इसको डिक्रीज कर दिया मतलब मदर्स को की डेथ को बचा रहे हैं, और इन्फेक्ट की जो डेथ है उसको वो इंक्रीज हो गई, जस्ट इन केस। तो इसमें से पॉपुलेशन में किस चीज पे असर पड़ेगा, क्या होगा, पॉपुलेशन विल कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का तो कोई यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं है ना। ग्रोथ रेट नहीं, क्योंकि ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। रिजल्ट्स इन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन तो तब होगी ना जब इन्फेंट से बर्थ रेट्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे तो क्या हुआ, डेथ हो रही है। तो बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, ग्रोथ रेट पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ रेट में सिर्फ इन्फेंट्स नहीं आते, बहुत सारे फेजेस है, हर एक एज के यहाँ पे पीपल आ रहे हैं। तो इन्फेंट रेट पे कोई असर नहीं, ग्रोथ रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो इंक्रीज में ना डिक्रीज में। सो आंसर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, इंटेंसिव लैक्टेटिक मदर आफ्टर पार्चुरेशन, जब लैक्टेशन होता है, डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, क्यों कंसीव नहीं होता, ये हमने पढ़ा था, बैरियर्स में पढ़ा था, नेचुरल बैरियर्स में, कि जब लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उस टाइम ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ना ही कोई ओव्यूलेशन होता है। तो इस टाइम होता क्या है एक्चुअली, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, जो गोनाड्स को जो जर्म सेल्स हैं या फिर जो
क्या बोलते हैं आपका गैमेट्स हैं उसको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। अगर हाइपर सिक्रीशन होने लग गया तो ओवम जो है वो तो बहुत जल्दी बनने लगेगा, गोनाड्स एक्टिव हो जाएंगे। सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट और सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या सुटेबल आंसर होना चाहिए? बिकॉज लैक्टेटिंग मदर्स डज नॉट कंसीव, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे कोई भी बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज सप्रेशन हो जाता है। किसका सप्रेशन हो जाता है? गोनाडोट्रोपिन्स का सप्रेशन हो जाता है। और जब ये गोनाडोट्रोपिन्स सप्रेस हो जाएंगे, जब सिग्नल्स ही नहीं होंगे, हॉर्मोन्स ही नहीं होंगे, तो क्या ओवम का प्रोडक्शन होगा, रिलीज ऑफ ओवम होगा? नहीं होगा। हमने पढ़ा था गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज जाता है तब जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करते हैं। अगर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं हुआ, गोनाडोट्रोपिन्स नहीं है, तो नो फॉर्मेशन ऑफ और रिलीज ऑफ ओवम। समझ में आ गई बात? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में क्या क्या आता है हमारा? वेसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन एंड ट्यूबेक्टोमी। तो देखो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फूल प्रूफ मेथड्स, मतलब बहुत अच्छा मेथड है कि इसके बाद तो कंसीव होगा ही नहीं, ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे सर्जिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, येट दिस इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। यस, सर्जिकल मेथड है, एक बार ट्यूब कट गया तो ट्यूब कट जाता है, तो उसके बाद में उसका रिपेयरिंग बहुत मुश्किल से होगा या होगा ही नहीं। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्शुअल अर्ज, नो, ये तो मिसकंसेप्शन है। सेक्सुअल अर्ज या ड्राइव को ये सप्रेस नहीं करता है ना, बिकॉज दैट इज ऑल हार्मोनल। और यहाँ पे तो सिर्फ प्रोडक्शन, जो रीचिंग ऑफ स्पर्म है उसको रोक रहे हैं। ठीक है, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर, यस इट इज सर्जिकल प्रोसीजर, है ना। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, बहुत सारे कंट्रीज में ये मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। तो देखा जाए तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। यस, देखो बेटा ये जो है सब जो बहुत सारे कंट्रीज में ये फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर्जिकल है, इसके लिए हमें मेडिकल असिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छा चाहिए। अगर अच्छा असिस्टेंस नहीं होगा, अच्छा मेडिकल, तो इसके वजह से चांस हो सकता है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, है ना। तो ऑप्शंस आर ऑल करेक्ट, इरिवर्सिबल है, यस। एक मिसकंसेप्शन, ऑब्वियसली इट्स अ मिसकंसेप्शन की अर्ज नहीं होगा, नो इट इज रॉन्ग। तो एवरी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, गेटिंग इट। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल लेवल अप्रोच, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। जब पॉपुलेशन बहुत हाई चली गई तो क्या बनाया गया, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए। जब हमने देखा कि कौन से साल में, कब, इनमें से कौन से साल में नए जो रिफॉर्म्स थे उसको कब लागू किया गया, कब सोचा गया कि हमें ऐसे बनाने चाहिए कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, कब कब सोचा गया, इनमें से 1950s है ना, 1951 में पढ़ा था। आपकी बुक का है वर्ड, आपके बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 1950s में स्टार्ट की गई कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है। उसके लिए खूब सारे हमने क्या किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले। आगे देखें, चलो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है to avoid any unwanted pregnancy. So emergency contraceptives are effective to use within, कब, ये तो डायरेक्ट, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल कम है, बट आपको डायरेक्टली याद करना है। बताओ, इट शुड बी व्हेन, हमने पढ़ा था कि इट टेक्स 2 to 5 days फॉर जाइगोट टू गेट इम्प्लांटेड, 7 days में। तो कितनी जल्दी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाए तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। दैट विल बी ओव्यूलेशन, 72 hours of ovulation. No, contraceptives are used to avoid pregnancy, avoid implantation. It should be 72 hours of coitus after coitus, if sperm has insemination has occurred, insemination हो गया है, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए विद इन 72 hours, 3 to 4 days, विद इन
3 to 4 डेज में हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी एडवाइज, ये एडवाइस किया जाता है कि विद इन 3 to 4 डेज 72 आवर्स के अगर अंदर अंदर आफ्टर कोइटस अगर पिल्स ले ली गई हैं या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले ली गई है तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आगे देखें, देखो चूज अ राइट अमंग द स्टेटमेंट्स, देखो पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आईयूडीज क्या होते हैं, आईयूडीज आर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, राइट, ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईयूडीज के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नहीं, आईयूडीज जो हमने पढ़ा था कॉपर टी वगैरह है, दैट नीड अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, जब मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है, डॉक्टर्स के हेल्प चाहिए होती है, यूजर्स हमेशा हरसेल्फ नहीं यूज कर सकती उसको। तो ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है ना, राइट वन चूज करना है हमें। आईयूडीज आर इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, क्या ये सही लग रहा है? थोड़ा सा हमने पढ़ा था कॉपर एक्ट एज अ फैगोसाइटोसिस, कॉपर क्या करता है, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस करता है उसका, है ना, ठीक है। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, गैमेट्स तो रिलीज होंगे, गैमेट्स तो रिलीज होंगे, उसको रिलीज सप्रेस करने में, गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस करने में इसका कोई काम नहीं है। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, नहीं, आफ्टर समटाइम्स आपको रिप्लेस करना पड़ता है, जब तक उसकी वायबिलिटी होती है, जब तक वो काम करता है, उसके बाद में उसको निकालना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस इट शोज, जो कॉपर है, कॉपर बेस्ड कॉपर टी जो है वो जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं और स्पर्म को ब्रेक डाउन कर देते हैं सेल का, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। देखो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको जो नोट्स आपको दिए गए हैं, जो आपको रिवीजन कराया गया है, आप उसको एग्जैक्टली लर्न कर लो, है ना। जब लर्न कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व होंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। पहली बात तो इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको लर्न करो, उनके फुल फॉर्म्स। यहाँ अटक गए तो ये तो गया, जब तक शॉर्ट फॉर्म्स हमें एब्रिविएशंस याद नहीं है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। एमटीपीज क्या होते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अब हो गई है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, कॉन्ट्रासेप्टिव सिर्फ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन रोकता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करने के लिए हम मेडिकल अप्रोच लेते हैं, मेडिकली उसको टर्मिनेट करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। चलो, एमटीबीज आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट और नॉट? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, इनिशियल स्टेज है ना, ठीक है। एमटीपीज आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो बताया कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड फॉर अवॉइडिंग इम्प्लांटेशन, पर यहाँ पे तो इम्प्लांटेशन हो गया है, तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया। ये आपके बुक में क्लियरली लिखी गई है ये लाइन कि एमटीपी इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, क्या ये बात सही है? ऑलवेज सर्जिकल नहीं होती है, समटाइम्स सम पिल्स आर यूज्ड, कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कुछ पिल्स यूज किए जाते हैं जिससे इनिशियल स्टेज में टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में नहीं हुआ तब जाके इसको सर्जिकल मेथड में यूज करता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज सर्जिकल, हमेशा सर्जिकल नहीं होता है। समटाइम्स पिल्स आर ऑलवेज यूज्ड, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स यूज किए जाते हैं जिससे टर्मिनेशन हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन पिल्स यूज की जाती है। तो ऑलवेज सर्जिकल नहीं है, बट अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तब इट हैज़ टू बी सर्जिकल। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ये तो बात सही है, मेडिकल पर्सनल जो हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्या ऑप्शन सही लगा? फर्स्ट सही लगा, ठीक है, और फोर्थ सही लगा, है ना, सही है। तो चलो, ऑप्शन दिख रहा है,
ये रहा ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर वही बात है, जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा जो ये एमसीक्यू है इस चैप्टर के वो पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एसटीडीज मेंशन्ड बिलो, या वो कुछ एसटीडीज दी गई हैं, कुछ डिजीजेस दी गई है। आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। हमने पढ़े थे कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसे एसटीडीज हैं जो जनरली एक सेक्स ऑर्गन्स को नहीं इन्फेक्ट करता है, बट हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज करता है। सिफाइलिस ये तो करता ही है। एड्स का नाम इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। किसको करता है? इम्यून सिस्टम को। एक और है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करता है? हेपेटिक, दैट इज लीवर, है ना। गोनोरिया ये भी करता है। जेनिटल वार्ड्स, यस ये भी करता है। तो एड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। एड्स particularly specifically does not affect the sex organs. Option B is correct. बेटा याद रखना, ये जो तुम्हें यहाँ नॉट दिया रहता है ना, इसको आंखें खोल के पढ़ना है। नॉट में ही हम गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये सही से ठीक है, ये दो रट लो, याद कर लो। एड्स जो है वो और हेपेटाइटिस दैट इज नॉट पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। बाकी सारे के सारे एसटीडीज जनरली सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। आगे देखो, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्यों इट इज एडवाइज टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द अनवांटेड कोइटस, अनवांटेड प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट इट। क्यों यूज करते हैं, क्यों, इसमें क्या फायदा है? देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स। यस, हैं ये बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स पढ़ा था हमने। यस, इंसेमिनेशन का ये बैरियर है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ टू एक्सचेंज द एनी काइंड ऑफ फ्लूइड। इसमें कोई फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होता है। इंसेमिनेशंस कैन बी कलेक्टेड इनटू द कॉन्डम्स एंड देन इट कैन बी थ्रोन। इसीलिए यस इट इज, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स। दूसरी बात, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट। यस, कोइटल एक्ट जब होता है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई हार्म नहीं होता है। तो यस इट इज़ वन ऑफ द यूजफुल, बहुत यूजफुल है इसके लिए। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज। यस, एसटीडीज कब होता है? जब फ्लूइड एक्सचेंज होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई फ्लूइड एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ये भी बात सही है। ऑल ऑफ दीज, यस, सो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ कॉन्डम इट प्रिवेंट इंसेमिनेशन, कोइटल एक्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज। इसलिए कहा जाता है यूज ऑफ कॉन्डम्स आर द बेस्ट टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। आगे देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज़ेफ्ट प्रोसीजर। ज़ाइगोट, राइट, ज़ाइगोट का इम्प्लांटेशन करवा रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। जब ज़ाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, किसमें? ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जब फैलोपियन ट्यूब में इसको इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ट्रांसफर कराया जाता है, तो उसे ज़िफ्ट कहा जाता है। आगे देखो, ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ज़ाइगोट फॉर्मेशन, अगर वो ओवा अगर ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्या है? अगर वो फीमेल खुद ही ओवम बना देती तो ज़ाइगोट तो फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म। लेकिन अगर ये ओवम ही तो नहीं बना पा रही है, तभी तो हम ज़िफ्ट या ज़ाइगोट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया, है ना। ये तो ओवा थोड़ी ना जाएगा, स्पर्म लिखा होता तब भी कोई प्रोसेस हो सकता था, है ना। हमने वो भी पढ़ा है। ज़ाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। यस, देखो क्या होता है, फीमेल डोनर में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन के बाद में ज़ाइगोट 2 to 8 मतलब जब ये जब ये मोरूला के टाइम पे, जब मोरूला बन रहा है, तो उस ब्लास्टोमेयर्स को क्या लेता है? वो ज़ाइगोटिक, अभी इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है 16 स्टेज तक, तो उस स्टेज में जब हम उस ज़ाइगोट को जो डोनर फीमेल है उसके बॉडी से निकाल के
अगर मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे वो फाइनली जाके अपने आप को इम्प्लांट कर देगा डेवलपमेंट के बाद में, इसे कहते हैं ज़िफ्ट। ज़ाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूटरस। नहीं, यूट्रस में नहीं ट्रांसफ़र होता। यूट्रस में ट्रांसफ़र होगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? फेलोपियन ट्यूब में जाके उसका ट्रांसफ़र कराया जाता है, ताकि वो इजीली कुछ दिनों में क्या करे, अपने आप को डिवाइड करे। डिवाइड करके जब वो वापस यूट्रस में आता है तो खुद से इम्प्लांटेशन करवाएगा। ठीक है। ओवा इज कलेक्टेड, वापस ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। नहीं, ये नहीं किया जाता। मोस्टली जाइगोट को इंट्रोड्यूस कराया जाता। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? बी इज ऑप्शन करेक्ट। क्या कराया जाता है? डोनर फीमेल में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है जब वो जाइगोटिक फेज में होता है, जब 6 to 8 2 4 8 16 के जाइगोटिक और सेल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तब वो उसको डोनर फीमेल से निकाल के और मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। अंडरस्टूड? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन करेक्ट सर्जिकल प्रोसेस, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसेस फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ओवरी एक्टोमी। ये तो होता ही नहीं है। हिस्टेरेक्टोमी नहीं। वेसेक्टोमी, कैप्सुलेशन नहीं। विच वन इज करेक्ट? वेसेक्टोमी। ओके। फीमेल्स में क्या होता है? ये किस में होता है वेसेक्टोमी? कौन बताएगा मुझको? वेसेक्टोमी किस में होता है? मेल्स में होता है कि फीमेल में होता है? इट इज इन मेल्स। किस में होगा? मेल्स, जब वास डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है। कौन बताएगा मुझे कि फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में इट इज ट्यूबेक्टोमी, जब फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डायफ्रैग्म आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स, फीमेल कॉन्डम्स जो बोलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। बहुत ना घुमा के क्वेश्चन दिया है, समझना। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन। यस, क्योंकि यहीं से तो स्पर्म एंटर करेगा। और कोई मुझे ये बताओ कि सर्वाइकल, सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूटरस। लोअर पार्ट है यूटरस का, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है, बेसिक्स है। बच्चों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्वाइकल रीजन को कवर करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जब हमने, जो सेकंड चैप्टर था आपका, सॉरी, जो रिप्रोडक्टिव और जो इससे पहला वाला चैप्टर था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सर्विक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूटरस। तो यहाँ देख के कंफ्यूजन हो जाएगा? नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। यस ट्रू। इट एक्ट एज स्पर्मेसाइडल। नहीं, इट इज नॉट साइडल। साइडल तो वो होता है जो उसको किल कर देगा। इसके लिए अलग से क्रीम्स होती हैं, दैट केमिकल्स होती हैं, जेलीज होती हैं, दैट इज साइडल, है ना। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स नहीं। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स नहीं है। तो क्या क्या सही है? फर्स्ट सही है, यस, इनटू द यूट्रस। दे आर प्लेस टू कवर, यस, ये भी सही है। तीसरा भी सही है। तो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कोई प्रॉब्लम इसमें? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A procedure that find use in testing the genetic disorder को टेस्ट करना है, बट इज ऑल्सो मिसयूज्ड फॉर फीमेल फिटिसाइड। एमनियोनिक सैक से जब हम लिक्विड निकाल के लेके आते हैं, तो उस लिक्विड से हम क्या करते हैं, उसमें सेल्स होते हैं, हम उसे जेनेटिक अरेंजमेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए बेसिकली उसको यूज किया जाता था। जीन्स में देखते कोई एब्रीवेशन तो नहीं है, बट समवेयर उसको एज अ सेक्स क्रोमोसोम फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करने लगे, और उसे यूज करके फीमेल फिटिसाइड स्टार्ट हो गया, जिसमें जब हमें पता चलता था कि एक्सेस क्रोमोसोम है, इसका मतलब फीटस क्या है, फीटस इज फीमेल, और उसको किल कर दिया जाता था। तो इसके लिए बताओ मुझे कौन सा ऑर्डर है, कौन सा प्रोसेस है? दैट इज एमनियोसेंटेसिस, है ना। एमनियन में से लिक्विड एमनियन फ्लूइड जो है दैट इज रिलीज। ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। चलो, गिव द टर्म for prenatal diagnosis, prenatal diagnostic technique aimed to know the sex developing fetus and detect the congenital disorders. Congenital disorder here हम क्या पता कर रहे हैं, जो भी क्रोमोसोमल
एब्रीवेशंस है, क्रोमोसोमल बेस्ड डिसीजेस है, उसको पता करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमें सेक्स भी पता चल जाता है बच्चे का, तो दैट जो टेक्निक है वो क्या है बताएंगे सब यहाँ पे, फटाफट बताएंगे। दैट इज एमनियोसेंटेसिस। मैंने कहा था आपको इसमें से एग्जाम आता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको निकाल के एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उसको यूज करके हम ये पता करते हैं कि उस बच्चे का जो फीचर्स है उसका क्रोमोसोमल अरेंजमेंट कैसा है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। आफ्टर सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, success in vitro fertilizations, the fertilized egg begins to divide. Where is this egg transferred before it reaches to the set 8? तो देखो 8 सेल स्टेज से पहले उसको इम्प्लांट किया जा रहा है, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज गिफ्ट। क्या है? मैंने आपको कहा था याद करके जाना है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं बताओ, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में। किस में कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। और इस टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, जो 8 सेल स्ट्रक्चर, जो 8 सेल जाइगोट होता है उससे पहले ही उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। गिव द टर्म फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, जब एकदम से पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जिसके ही हमने टेक्निक्स निकाले थे, फैमिली प्लानिंग निकाली थी इन 1951 में, है ना? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए पढ़िए इसको। नेम द फ्लूइड, अभी हम बात कर चुके हैं। नेम द फ्लूइड from which the fetal cells are extracted from chromosomal analysis। ये हमने किया था अभी। फटाफट इसके आंसर बता दीजिए मुझे यहाँ पे, जो हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैंने बताया आपको एमनियोसेंटेसिस में जो फ्लूइड हम निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेरी क्विकली गिव द आंसर। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने कहा है 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है फ्रॉम एमनियोसेंटेसिस। 100% एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, बताया था। वेरी इजी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टेक्निकल नेम फ्रॉम फीमेल, नेम ऑफ फीमेल used to bring up in vitro fertilized egg to maturity। क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसको जब हम इम्प्लांट करते हैं किसी अदर फीमेल बॉडी में जो उसको नरिश करती है फॉर द जेस्टेशन पीरियड, उस फीमेल को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? इम्प्लांटेशन के बाद उसको नरिशमेंट के लिए 2 वर्ड्स हैं आपके पास में। एक होता है डोनर मदर। डोनर मदर क्या करती है? सिर्फ गैमेट प्रोवाइड करती है, गैमेट डोनेट करती है। बट एक मदर जो होती है वो फीटस को डेवलप करती है। उस मदर का नाम क्या है? सरोगेट मदर। सरोगेट मदर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी। वेरी इजी, एग्जाम में सरोगेट मदर का क्वेश्चन भी कॉमन है जो पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। डोनर मदर जो डोनेट करती है क्या? गैमेट, है ना? और सरोगेट मदर क्या करती है? जो नरिश करती है बेबी को, फीटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय CDRI। CD क्या है? सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको पढ़ाया था लखनऊ ने, जो सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक पिल जो थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट की थी, जो याद कीजिए जिसका नाम था सहेली। याद है सहेली का क्वेश्चन? सहेली क्या होती है? नॉन स्टेरॉइड भी होती है, पढ़ा था हमने। इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं होता है, ठीक है? आगे चले।
व्हाट इज WHO के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन बिठाया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? ये हमने सबसे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कौन है? जो फिजिकली टोटल वेलबींग जो है रिप्रोडक्टिवली, वो क्या इंक्लूड करता है? फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरली फिट होना चाहिए एंड सोशली फिट होना चाहिए। अगर एनी पर्सन इज ऑल फोर कॉन्सेप्ट में, इस फोर पैरामीटर में वेलबींग फॉलो करता है, उसी इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। Starting of the chapter, starting of the line, why has government imposed statutory ban on amniocentesis? amniocentesis पे बैन क्यों लगाया गया? देख रहे हो कितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं amniocentesis पे, आता है एक ना एक तो आता ही। amniocentesis पे बैन क्यों लगाया गया? बिकॉज प्रीवियसली पहले क्या करते थे, इसको यूज करते थे टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल डिजीजेस, है ना। पहले क्या किसके लिए यूज करते थे? क्रोमोसोमल डिजीजेस पता करने, किस में? फीटस में। लेकिन लेटर ऑन इस टेक्निक को मिस यूज किया गया। क्यों किया गया? मिस यूज किया गया क्या पता करने के लिए? सेक्स ऑफ द बेबी। इसीलिए सेक्स ऑफ द बेबी में अगर ये पता हुआ कि उस बेबी का क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है XX, मतलब वो फीचर्स क्या है? फीमेल, तो उसका फीमेल फीटिसाइड होने लग गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस टेक्निक पे क्या लगा दिया? बैन, कि इस सिस्टम में यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द बेबी। बैन इसलिए लगाया गया था ताकि फीमेल फीटिसाइड को रोका जा सके। समझ में आ गई बात? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। एक्सपैंड MTP एंड ICSI। मैंने आपको कहा था एक्सपेंशन आता है एग्जाम में। MTP इज फॉर मेडिकल टर्मिनेशन of pregnancy, and ICSI, this is for intracytoplasmic sperm injection। याद करना है, जितने भी एब्रिवेशंस हैं सारे याद करने हैं। समझ में आ गई बात बेटा? MTP ICSI ये तो बहुत इजी था, याद करेंगे। जिसने याद कर लिए उसके आधे क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पे। व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया? क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताइए, कब होता है, क्या है ये? इट इज अ लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है? जो मदर होती है आफ्टर पार्चुरेशन, मदर जो है आफ्टर पार्चुरेशन के 6 मंथ्स तक जब लैक्टेट करती है, क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है, तब बॉडी में क्या होता है? तब इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे ये होता है कि बॉडी जो है वो ओव्यूलेशन नहीं करती। इस टाइम पे ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब बॉडी 6 मंथ तक मदर जो है वो फीड कर रही है, लैक्टेटेड मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तब तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इसको यूज करते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल बैरियर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, 1 और 2 लाइंस के, 2 मार्क्स के। व्हाट आर इम्प्लांट्स? इम्प्लांट्स क्या होते हैं और वो फर्टिलाइजेशंस कैसे रोकते हैं? इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये होती हैं इंजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंजेक्शंस होते हैं जो यूट्रस या ओवरी के पास में
ओवरी या फिर यूटरस के पास में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसका इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, बोथ आर सेम, प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, जो लेयर होती है नियर द बॉडी उसमें इम्प्लांट किया जाता है, इसकी लेयर लगाई जाती है, या फिर अमाउंट जो होता है वो नियर ओवरी यूट्रस के पास में दिया जाता है। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ, इसी के वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उस एरिया में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जाता है हाई, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, स्टॉप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू द अनसुटेबल कंडीशन। क्या होता है, ड्यू टू द अनसुटेबल यूट्रिन कंडीशन, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, राइट। ओव्यूलेशन क्या होता है, वो नहीं हो पाता क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो क्या है, हाई है। तो इस कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आप देखेंगे जब हम केमिकल मेथड्स की बात कर रहे थे ऑफ बैरियर। नेक्स्ट देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन टू नेचुरल बैरियर ऑफ बर्थ कंट्रोल। फटाफट बताओ मुझे कौन कौन से नेचुरल बैरियर्स हैं। एक तो हम अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और बताओ मुझे, टू नेचुरल बैरियर्स बताने हैं आपको। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, मेल पार्टनर जो होता है वो विड्रॉ कर लेता है, क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इंसेमिनेशन, इन सॉरी इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले ही विड्रॉल, इसे विड्रॉल मेथड भी बोला जाता है। ये तुमने पढ़ा था, इजैकुलेशन, ठीक है, विड्रॉल मेथड भी है, इसे विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कैलेंडर मेथड जो मैंने आपको बताया था, क्या है बताइए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे है, हमें पता है 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो अगर एनी कोइटस है, कोइटस को अगर अवॉइड किया जाए, कब, बिटवीन 10th टू 17th डे ऑफ साइकिल, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के लेवल को रिड्यूस कर दिया जाए। दो ये हो गया, और एक था आपका लैक्टेशन वाला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ नेचुरल बैरियर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल हैं, याद करने हैं। मैंने आपको चैप्टर ख़त्म होते ही बताए थे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको लर्न करेंगे। ओके, एनलिस्ट करने हैं आपको, सिर्फ बताने हैं। एनी 4 पॉसिबल रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन बींग्स। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। हो सकता है कि बॉडी में जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप ना हो, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप्स ना हो। दूसरी बात, हो सकता है कोई डिजीज़ हो बॉडी में, किसी डिजीज़ के वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, डिजीज़ के वजह से, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, हो सकता है कुछ इमोशनल या फिर जो बॉडी में इमोशनल हो गए, या फिर हॉर्मोनल्स बेसिस पे हॉर्मोनल जो चेंजेस होते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से जो जो गैमेट्स हैं वो फर्टाइल ना हो। समझ में आ गई बात। इसके अलावा और बताइए मुझे, एक और बताइए फटाफट, एक और आप बताएंगे, एक और बताइए।
बताइए। या फिर हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो, इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है ऑर्गेनिज्म में। ड्रग्स जो होते हैं, समटाइम्स ड्रग्स जो होते हैं कुछ, वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिड्यूस करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। ओके, व्हाट डज गिफ्ट रिप्रेजेंट, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप बताएंगे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि गिफ्ट का मतलब क्या है। फटाफट बताइए, मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर, गिफ्ट क्या है, फटाफट कीजिए एवरीवन। गिफ्ट, गिफ्ट का क्या मतलब है, कहाँ पे इसको इम्प्लांट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। वेरी गुड, बाय योरसेल्फ बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है और कहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन किया जाता है। तीन चीज, प्लेस, वेयर इट इज व्हाट, ठीक है, वेयर इट इज इम्प्लांट, और तीसरी बात कि जो कंडीशन होती है, गैमेट की कंडीशन जो होती है, जो सॉरी जो जाइगोट है, जो जाइगोट है वो किस सेल स्ट्रक्चर में होता है, कितने सेल, कितने सेल्स, फटाफट मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज कॉपर टी एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कॉपर टी जो है वो बैरियर मेथड है, इट इज फिजिकल बैरियर। कैसा है, फिजिकल बैरियर। क्या करता है, इसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं, इसको इम्प्लांट करते हैं यूट्रिन, यूटरस में। जो ब्लॉक करता है, क्या ब्लॉक करता है, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। दूसरी बात, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, क्या कर देता है, स्लो कर देता है, मोटिलिटी जो है उसको स्लो कर देता है। पैगोसाइटिक इन नेचर होता है, कुछ ऐसे कॉपर्स जो हैं, कॉपर जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में, जिसके वजह से जो ये फैगोसाइटिक इन नेचर बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब क्या करता है, किल करता है, किल स्पर्म सेल्स, ठीक है। याद करेंगे, कॉपर टी एग्जाम में आता है 100%, अच्छे से याद करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 4 प्रोबेबल रीजंस फॉर द रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे पॉपुलेशन, कंट्री के पॉपुलेशन का सडन राइज होने का कारण क्या है। पहली बात हो सकता है कि डिक्रीज्ड, क्या पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, डिक्रीज्ड डेथ रेट, है ना। अगर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हो जाए, या मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हो जाए, जिससे सर्वाइवल चांसेस हैं वो बढ़ जाए, इसके वजह से पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी है कि हम बचा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। ठीक है, तीसरी बात, हो सकता है कि मैरिज जो है, मैरिज की जो एज है वो जल्दी हो रही है, मतलब कि जो मैरिज हो रहा है, पीपल आर मैरिंग अर्लियर, मैरिज जो है वो अर्ली है, जिसके वजह से मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बर्थ ले रहे हैं, जिसके वजह से भी पॉपुलेशन में राइज होता है। चौथी बात, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से जब लाइफ स्पैन बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन में मेंटेन रहते हैं, जिसके वजह से भी रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है। अंडरस्टूड, आगे चलें, देखिए। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड फॉर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। आपको सबके नेम्स देने हैं, मैंने कहा था लिस्ट बना लेना, लर्न कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बैरियर का बताओ मुझे फटाफट, बैरियर का बताओ, बैरियर का, आईयूडीज, कॉपर टी, ठीक है, सर्जिकल टेक्निक्स,
मेल, फीमेल, मेल में क्या होता है वैसेक्टोमी, फीमेल में क्या होता है ट्यूबेक्टोमी, है ना। उसके बाद में हार्मोन, एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन, जो पिल्स होती हैं सारी की सारी पिल्स होती हैं वो होती हैं हार्मोन बेसिक पे। बैरियर्स में क्या होता है कॉन्डम्स, मेल, डायफ्रैग्म, सर्वाइकल कैप्स। याद हो गया, पक्का पक्का एग्जाम्पल याद करके जाना है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलें आगे। लिस्ट बनाई थी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, याद कर लेना, मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते इस चैप्टर से। आगे देखो, व्हाट आर एसटीडीज, मेंशन एनी टू। एसटीडीज क्या होती हैं बताओ फटाफट। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। Yes or no, which can be transmitted due to the unprotected sex. Unprotected coitus जो होता है, unprotected coitus जो होता है, intercourse जो होता है, उसके थ्रू ट्रांसफर हो सकती हैं। एग्जाम्पल बताएंगे एनी टू, कोई भी दो बताओ बताओ। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, एड्स, गोनोरिया, ठीक है, वॉल्ट्स, जेंटल। अंडरस्टूड। तो कोई भी दो याद करना है तो याद तो करके जाना है, चार याद करके जाना है एग्जाम में ना। चलो ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, इसमें फिर वही एनालिटिकल बेस्ड है, एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, क्या सही है क्या गलत है, सही तो रीजन है कि नहीं है। चलो फर्स्ट देखते हैं। जनरली a woman does not conceive during the lactation period। सही बात है, पढ़ा था हमने कि लैक्टेशन पीरियड में जो वुमेन है वो कंसीव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, द हार्मोन प्रोलैक्टिन इनिशिएट एंड मेंटेन्स द लैक्टेशन इन पोस्टपार्टम वुमेन। ये बात सही है कि प्रोलैक्टिन ही इनिशिएट करता है लैक्टेशन, लेकिन क्या इसके वजह से प्रोलैक्टिन अगर इनिशिएट कर रहा है लैक्टेशन इसीलिए वो ओव्यूलेट या कंसीव नहीं कर पा रही है? नहीं, इसका कारण क्या है कि ओव्यूलेशन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ टाइम के लिए ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू द लैक्टेशन पीरियड, इसीलिए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बोथ आर ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बात सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बताओ मुझे क्या आंसर होगा असर्शन का? दिस विल बी बी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों बात सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो फर्स्ट को जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट देखो। चलो क्या आया क्वेश्चन अगेन। इन गिफ्ट, गिफ्ट की बात कर रहे हैं वापस, पहले गैमेटिक। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वीवो, fertilization takes place in vivo. The results of gift are less better than in vitro. गिफ्ट में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? इन वीवो मतलब इन बॉडी। बात सही है, लेकिन द रिजल्ट्स ऑफ गिफ्ट आर लेस बेटर देन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नहीं, ये बात सही नहीं है। गिफ्ट तो बेटर टेक्निक्स है, तभी तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या आंसर आया कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट गलत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम ही होते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना कि टेक्निक आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या उसको सुटेबल कंडीशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो दिस इज रॉन्ग आंसर, है ना। तो इट्स विल बी सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी में देखो, पढ़ो इसको, एवरीबडी रीड दिस, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रही हूँ, पढ़ो इस स्टेटमेंट को, पढ़ो, रीड दिस केस फटाफट। हो गया, पढ़ा सबने? देखो क्या बोल रहा है
कि एक वुमेन है दैट इज अनेबल टू कंसीव, जो कंसीव नहीं कर पा रही है आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, मीन्स दे आर हैविंग इट अनप्रोटेक्टेड कोइटस, देयर इज नो यूज ऑफ एनी बैरियर्स, विदाउट बैरियर्स इफ दे आर हैविंग द कोइटस, उसके बाद भी दैट लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव। अच्छा, उसके बाद में वो क्या गए, दे वेंट टू अ स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक, क्योंकि प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऑन कंप्लीट एग्जामिनेशन वुमेन वॉज फाउंड टू बी नॉर्मल, वुमेन जो क्या है वो नॉर्मल है, वाइल द मेल पार्टनर वॉज डायग्नोस्ड विद द इनफर्टिलिटी। मेल पार्टनर इज इनफर्टाइल बट लेडी इज ओके, ठीक है। इस केस में मेल पार्टनर इज अनेबल टू कॉपुलेट द फीमेल, कॉपुलेशन नहीं हो पा रहा है, मीन्स इंसेमिनेशन के टाइम पे ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड मच स्पर्म्स, है ना। तो कपल वाज एडवाइज टू ऑप्ट फॉर असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उनसे बोला गया कि अगर ऐसा कंडीशन है तो आप कोई आर्ट चुनिए जो थ्रू विच आप में क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन कराया जा सकेगा। तो आप बताइए इस केस में कौन से टाइप का आर्ट जो है वो यूजफुल है इस कपल में, बताओ। क्या सही हो सकता है इसके अंदर, कौन सा ऐसा टाइप का आर्ट है जो इसमें, बताइए। मदर इज ओके, है ना, तो मदर ओके है मतलब शी कैन हैव कंसीव, शी कैन कंसीव, वो कंसीव कर सकती है अगर उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पर्म मिले। तो जिफ्ट नहीं, ये जो है वो तो हम क्या करते हैं, अगर फीमेल इज नॉट एबल, अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी है तब करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल में से प्रॉपर अमाउंट के जो क्या है स्पर्म्स हैं उसको कलेक्ट किया जाए और इसको इंसेमिनेट कर दिया जाए मदर्स बॉडी में, जो फीमेल की बॉडी है, ताकि फीमेल बॉडी उसको आगे प्रोसीड कर सके, फर्टिलाइजेशन करा सके, इम्प्लांटेशन करा सके। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनफर्टिलिटी इशू could this technique be used? अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, वो हम किस रीजन से यूज करते हैं, है ना। क्या होता है, ये इनफर्टिलिटी इश्यू है, तो अब देखो इनफर्टिलिटी इश्यू है, कौन सा यूज किया हमने, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किस पर्पस में, इन एन ओव्यूलेशन मींस ओव्यूलेशन प्रोसेस प्रॉब्लम, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पे भी फीमेल तो प्रॉपर है, राइट, फीमेल तो फर्टाइल है। ऑलिगोस्पर्मिया होता है ऐसी कंडीशन जब स्पर्म का अमाउंट जो होता है, या हम कह सकते हैं जो नंबर होता है वो लेस होता है, ठीक है। तो लो फ्रक्टोज कंटेंट, ऑल ऑफ दीज नहीं। तो बताइए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब करेंगे, जब अमाउंट ऑफ स्पर्म क्या है, कम है, तभी तो हम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली स्पर्म्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट, इंजेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म्स इनटू वेजाइना ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू कंसीव व्हेन देयर इज वेरी लो स्पर्म काउंट। अब खुद सोचो कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा टेक्निक प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, कौन सा टेक्निक यूज करना बेहतर होगा। गिफ्ट गैमेट बनाना है, नहीं। मदर इज एबल टू मेक गैमेट, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, नहीं, इट इज गुड बट नॉट आईयूटी, या फिर आईसीएसआई। आईसीएसआई में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो लो काउंट है, अमाउंट ऑफ स्पर्म कम है, हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वी आर टेकिंग द स्पर्म एंड वी आर इंजेक्टिंग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ, किसके साइटोप्लाज्म में, ऑफ ओवम।
ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं. सो दिस ऑप्शन दैट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, याद करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, याद करके जाना है, यहाँ से बहुत सारा आंसर आपको मिल जाता है. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द बेस्ट वे जब स्पर्म काउंट क्या होती है, कम होती है. सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, जो आपका पैराग्राफ है उसमें से असर्शन रीजन दिया हुआ है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन. ठीक है, इंजेक्ट किया जा रहा है डायरेक्टली ओवम में, तो यूटेरिन में जाके, यूटरस में जाके क्या करेंगे, जो ओवम है उसके जो ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसमें इंजेक्ट करेंगे. रीजन क्या है, इन AI स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम डोनर आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटरस. बात तो सही है, क्या कर रहे हैं, डोनर ही तो दे रहे हैं. AI कब कर रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब कर रहे हैं, जब अमाउंट ऑफ स्पर्म कम है. इसीलिए इस केस में हम या तो फादर का या फिर डोनर स्पर्म जो होता है उसको यूटरस में जाके इंजेक्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाई AI इज नोन एज इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन. इट इज ट्रू, yes, both the statement are true and the explanation is, the reason is correct explanation. बेटा समझने की कोशिश करना है. कई बार हमको क्या लगता है जब दोनों आंसर सही होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. अगर दोनों ऑप्शन सही है पर वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है तो ऑप्शन बी विल बी राइट. बट अगर सेकेंड वन इसको डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, तभी ऑप्शन ए विल बी देयर. चले आगे देखो, सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम सिर्फ स्पर्म का क्या बोलते हैं प्रोविजन करा सकते हैं. फर्टिलाइजेशन होना, गैमेट बनना, वो सब क्या होता है, मदर के वूम में होता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के बावजूद भी द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड 100%. इसलिए इसके चांसेस तो कम होते हैं, इट इज ओनली 20 to 40%. बट हाँ, स्पर्म काउंट इज लेस तो पीपल इनिशियली कैन गो, इनिशियली वो क्या करा सकते हैं, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं. बट अगर उनको चांसेस ज़्यादा अच्छे से चाहिए, जो श्योरिटी है, तो वो क्या करेंगे, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो को अगर वो इम्प्लांट कराते तो सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, सेकेंड पैराग्राफ फॉर यू. ओके, रीड दिस, फटाफट पढ़ो. Oral administration of small doses of hormones is contraceptive method used by the females. अनवांटेड प्रेगनेंसी को अगर हम बचाना चाहते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं दैट इज कंज्यूम्ड, है ना. दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. किस फॉर्म में लेते हैं उसको, टैबलेट्स के फॉर्म में, हेंस दे आर कॉल्ड एज पिल्स. चलो ठीक है, ये बात भी सही है. द ओरल पिल्स आर ऑफ टू टाइप. दो तरीके के पिल्स होते हैं, याद रखना. दो तरीके के पिल्स होते हैं, वन इज मिनी पिल एंड वन इज कंबाइंड पिल्स. मिनी पिल्स ओनली, जो मिनी पिल्स होती हैं उसमें सिर्फ ओनली सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है. वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ाती है. बट अगर इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं ईस्ट्रोजन, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसे बोलते हैं कंबाइंड पिल. ठीक है, तो चलो बताओ मुझे, आपके बुक में है ये. ठीक है, मिनी पिल्स में क्या होगा बताओ फटाफट. अभी बताया मैंने, ओनली प्रोजेस्टेरिन. मिनी पिल्स सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ाती है, लेकिन कंबाइंड पिल्स जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ाती है. आगे देखते हैं, हाउ डू हार्मोनल पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी. हार्मोनल पिल्स जो हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज करती है, ये पिल्स काम कैसे करती है, प्रेगनेंसी को कैसे स्टॉप करती है. बाय फेगोसाइटिंग द स्पर्म, नहीं, फेगोसाइटिक नेचर का कौन होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीज यूज करते हैं. आयोडीज, हाँ, जो कॉपर से बना होता है. कॉपर का नेचर कैसा होता है, फेगोसाइटिक होता है. वो क्या करता है, किल करता है स्पर्म को. बाय इनहिबिट ओव्यूलेशन,
या फिर बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वेजाइना, ये तो होगा, ये तो इंसेमिनेशन हो गया। लेकिन इंसेमिनेशन हमने पढ़ा था, पिल्स जो होती हैं 21 डेज तक, जब हम पिल्स को कंटिन्यू, अगर पिल्स को कंटिन्यू कंज्यूम किया जाए 21 डेज तक पिल्स को कंज्यूम किया जाए तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना हाई चला जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसके वजह से जो यूट्रस है दैट बिकम्स अनसुटेबल, ओव्यूलेशन नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं हो पाता और सडनली डाउन जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 21 डेज से 28 डेज तक, जब 7 डेज होता है, जब पिल्स को कंज्यूम नहीं किया जाता है, सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरॉन में ड्रॉप आता है और शेड हो जाती है एंडोमेट्रियम की वॉल, जिसे क्या कहते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना। तो वो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? याद रखना है 21 डेज तक पिल्स। ओके, नेक्स्ट, पिल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन, बताया था मैंने कौन सी ऐसी पिल है, ऐसी कौन सी पिल है जो नॉन स्टेरॉइडल है, विच वन, दैट इज सहेली। ठीक है, सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल, इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको याद करना, आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है बिल्कुल अच्छे से। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सी सही बात नहीं कही है। ओरल पिल्स ऑल्टर द यूटेरिन एंडोमेट्रियम, ओरल पिल्स ऑल्टर द यूटेरिन एंडोमेट्रियम एंड मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सही बात है। ओरल पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 7 डेज, कितने डेज, 7 डेज तक तो नहीं लेनी होती है, 21 डेज तो लेनी होती है। तो ये तो ऑप्शन मिल गया आपको, 7 डेज नहीं लेते हैं, फर्स्ट डे से 21st डे तक ओरल पिल्स को कंज्यूम किया जाता है। सो ऑप्शन बी यही मिल गया आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लो, ओरल पिल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग समटाइम्स, ओरल पिल्स कंटेन, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नेचुरल साइकिल को ब्लॉक कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर होगी। ओरल पिल कंटेन ईदर प्रोजेस्टिन अलोन, बात की थी, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी पिल्स, या फिर कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड पिल। स्टार्टिंग में पता था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके, लास्ट असर्शन रीजन देखो, माला डी इज अ कंबाइंड, क्या बोल रहा है, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ओके, हैव टू बी टेकन डेली विदाउट अ ब्रेक, क्यों, रीजन, माला डी कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इन ईस्ट्रोजन, माला डी इज अ कंबाइंड, यहाँ लिखा हुआ है कंबाइंड, ठीक है, इसमें ये है कंबाइंड, माला डी के अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक आउटसाइड प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन है, ये बात सही है। कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी सही है, डेली लिया जाता है विदाउट अ ब्रेक, ये भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, पर क्या रीजन सही आंसर है उसका, उसको डेली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो कंबाइंड पिल है, इसलिए उसको डेली लेना चाहिए, कि डेली इसलिए लेना चाहिए ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाए और यूट्रस जो है वो अनसुटेबल कंडीशन हो जाए। तो यही वाली बात है कंफ्यूजिंग सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, ए भी बात सही है, बी भी सही है, राइट, लेकिन रोज इसको माला डी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन है, इसलिए इसको रोज नहीं खाना है, रोज इसलिए खाना है ताकि अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाए। सो बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए असर्शन। अंडरस्टूड? सारे क्वेश्चन समझ में आए? देखो कितने अच्छे तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल, जो डाउट्स हैं आप बिल्कुल बताइए मुझे यहाँ पे, अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो एक अलग से डाउट क्लास भी करवा दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद द न्यू जेनेटिक्स, द न्यू यूनिट। ओके, सो लेट्स मीट